हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे आपके बीआरएम के यूनिट 5 के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट 5 है रिपोर्ट राइटिंग एंड एथिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आपका पढ़ता है वो है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या होती है। तो रिपोर्ट्स होती है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिकली लिखते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो अब चलिए इसके टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर होते हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स। अब इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स क्या होते हैं, इनमें बस डेटा हो गया, फैक्ट्स या फाइंडिंग्स प्रेजेंट करना होता है। एनालिसिस हो गया या रिकमेंडेशन नहीं देते ये। ठीक है, अब इसके एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल हो गए इसके मंथली सेल्स रिपोर्ट हो गई, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, ये इसके एग्जांपल हो गए। अब यूज़ हो गया, इसका यूज़ केस हो गया। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, जैसे हमारे बॉस हो गए, मैनेजर हो गए, जो भी हमें इससे रिपोर्ट से मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं कोई भी, तो उनको इन्फॉर्मेशन देना होता है ना, मेरा मेन पर्पज़ इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया एनालिटिकल रिपोर्ट्स। अब एनालिटिकल रिपोर्ट्स क्या होता है, किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को एनालाइज करके सोल्यूशन रिकमेंड करना। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हम एनालाइज करेंगे, उसका हम सोल्यूशन हमें निकालना है, वो तो होती है एनालिटिकल रिपोर्ट। अब इसका एग्जांपल हो गया जैसे फीजिबिलिटी रिपोर्ट हो गई, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं भी या नहीं कर सकते, तो ये एनालाइज करना। हमने कोई प्रोजेक्ट उठाया, अब वो प्रोजेक्ट हो भी सकता है पॉसिबल या फिर नहीं हो सकता। अब इसका यूज़ है कि हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब इसका थर्ड है रिसर्च रिपोर्ट्स। अब रिसर्च रिपोर्ट्स क्या होते हैं, इनका रिसर्च रिपोर्ट्स का पर्पस होता है रिसर्च फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना, लाइक मेथोडोलॉजी हो गया, और डाटा एनालिसिस करके इसको पूरा प्रेजेंट करना। अब इसका एग्जांपल अगर देखें तो एकेडमिक रिसर्च पेपर हो गए, बिजनेस रिसर्च पेपर हो गए, तो इसके एग्जांपल हो गए। अब इसका यूज़ होता है रिसर्च रिजल्ट्स शेयर करने के लिए, टू शेयर रिसर्च रिजल्ट्स एंड इंसाइट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या होते हैं, अब जैसे कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का स्टेटस अपडेट करना है, तो उसके लिए हम बनाएंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब जैसे हमें टास्क मिला हुआ है, कोई सा भी काम करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी डेली रिपोर्ट बना ली, उसकी कोई वीकली रिपोर्ट बना ली, उसकी कोई क्वार्टरली रिव्यू कर दिए, तो दैट इज़ इसका हो गया प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करता है और प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, तो दैट इज़ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। अब बात करते हैं टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होती हैं। तो टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं टेक्निकल या साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको शेयर करना। अब इसे इंजीनियर्स रिपोर्ट हो गई, लेबोरेटरी रिपोर्ट हो गई, तो इसके एग्जांपल हो गए। अब टेक्निकल डिसीजन मेकिंग जो होती है कम्युनिकेशन में ये हेल्प करती है, तो टेक्निकल रिपोर्ट जो होती हैं वो डिसीजन मेकिंग जो टेक्निकल से रिलेटेड है उनमें और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हो गया प्रपोजल रिपोर्ट्स। तो प्रपोजल रिपोर्ट्स का होता है किसी काम या प्रोजेक्ट के लिए प्लान ऑफ एक्शन या पर्पस करना। ठीक है, पर्पस निकालना कि क्या होगा उसका। अब ऐसे एग्जांपल हो गया, सिर्फ कोई बिजनेस प्रपोजल है, कोई ग्रांट प्रपोजल हो गया, तो इसके एग्जांपल हो गए। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमें देखेंगे जैसे कि यूज़ केस उसका ये हो गया कि ये अप्रूवल मांगता है फंडिंग के लेने के लिए, सीक्स अप्रूवल और फंडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दैट इज़ प्रपोजल रिपोर्ट। नेक्स्ट हो गई इंसिडेंट और एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। तो ये क्या होते हैं, कोई अनयूजुअल इवेंट हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम को उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है, तो फिर वो हम कैसे करेंगे, थ्रू इंसिडेंट और एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। तो उसके अगर एग्जांपल देखें, कोई जैसे वर्क प्लेस है, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ठीक है, तो दैट इज़ आपका एक्सीडेंटल रिपोर्ट के अंदर आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है और फ्यूचर में प्रिकॉशंस लें, ताकि फ्यूचर के अंदर ऐसे इवेंट्स ना हो, तो उनके रिकॉर्डिंग हम प्रिकॉशंस लें। तो ये रिपोर्ट ये कहती है। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग। तो ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग के अंदर सबसे पहले है रिपोर्ट जो होता है, रिपोर्ट लिखना एक कोई एकदम से नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस होता है इसका। अब चलिए सबसे पहले इसका प्रोसेस होगा, नंबर 1 पे जो है वो होता है डिफाइन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना होता है। पहले डिसाइड करो क्यों रिपोर्ट लिख रहे हो, मतलब इसका क्या पर्पस है, पहले हमें ये डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है, क्लैरिफाई वाई यू आर राइटिंग द रिपोर्ट। उसके बाद होता है हम जो हमारी जो ऑडियंस है हमें उसको समझना होता है। आइडेंटिफाई द ऑडियंस, रिपोर्ट कौन पढ़ेगा और उसको क्या चाहिए, वो क्या पढ़ना चाहता है, तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे।
ठीक है। अगर एग्जांपल दूँ उसका, तो एग्जांपल बनेगा जैसे अगर कोई बॉस है, अगर जैसे हमारा बॉस है, बॉस को अपडेट देनी है तो उसे क्या चाहिए, उसको कोई डाटा चाहिए, कोई डाटा का एनालाइज चाहिए, या फिर कोई रिकमेंडेशन चाहिए, तो ये आइडेंटिफाई करेंगे हम। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट हो गया प्लान एंड ऑर्गेनाइज। तो इसके अंदर क्या करना होता है, रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करोगे, तो उसका स्कोप क्या होगा रिपोर्ट का, तो ये इसके अंदर देखेंगे हम। फिर होता है इसके अंदर, फिर एक आउटलाइन बनाओ उसका, मतलब कौन से सेक्शन पहले आएंगे, कौन से बाद में, पूरा एक ऐसे होता है कि ये चीज़ हमें पहले डालनी है रिपोर्ट में, ये चीज़ हमें बाद में डालनी है। तो ये हो गया इसके अंदर प्लान एंड ऑर्गेनाइज। इसका थर्ड पॉइंट है कलेक्ट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या करना होता है, रिपोर्ट डालने के लिए फैक्ट्स हो गए, जो जो फिगर हो गए और जो एविडेंस होते हैं उसको कलेक्ट करना होता है। अब रिलायबल सोर्सेज होते हैं उनको हमें यूज़ करना होता है, जैसे कि बुक्स हो गई, इंटरव्यू हो गए, सर्वेज हो गए, डाटाबेसेस हो गए। तो ये काफ़ी रिलायबल सोर्स है क्योंकि हमारे पास प्रूफ करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। ये हो गया कलेक्ट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया एनालाइज द डेटा। अब एनालाइज द डेटा के अंदर क्या करना होता है, डेटा को अच्छे से स्टडी करना होता है, उसके पैटर्न्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, या फिर रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको देखना होता है। अब डाटा को रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करो, तो ये क्या बताता है, तो ये हमें देखना होता है कि इसको एनालाइज करके डेटा जो है ये क्या बताता है, क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ग्रुप करो, जैसे सिमिलर आइडियाज़ को हो गए, कुछ सिमिलर कोई चीज़ हो गई, तो उसको एक साथ ग्रुप करो, एक साथ लेके आओ। अब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज़ करो, रीडर को इजीली समझ आए। अब आपने ऐसे देखा होगा, ये सही, यहाँ पे मैंने ये पीडीएफ जो है इसके अंदर ये हेडिंग हो गई आपकी, इसके बाद ये पॉइंट्स हो गए, सब हेडिंग्स हो गई, अब सब हेडिंग से भी ये पॉइंट्स हो गए। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन को अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करना होता है रिपोर्ट्स राइटिंग के टाइम। अब नेक्स्ट हो गया ड्राफ्ट रिपोर्ट। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या हो गया, आउटलाइन के हिसाब से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखो। आउटलाइन मतलब जैसे हमने यहाँ पे आउटलाइन प्लान किया था पूरा, हमें कैसे कैसे करना है। हमने उस टाइम प्लान किया था कि हमें ये डालेंगे, ये चीज़ करेंगे, ये करें, यहाँ पे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अब जो भी आएगा उसके बारे में लिखना, आप राइट इंट्रोडक्शन लिखनी, बॉडी मतलब जो कंटेंट हो गया वो लिखना, और एट द एंड जो कंक्लूजन हो गया, जो हमारी आउटलाइन जिस बेसिस पर हम डिसाइड किया था, तो उसके बारे में लिखना हो गया। अब हम बात करते हैं यूज़ सिंपल, क्लियर एंड फॉर्मल लैंग्वेज। तो उसके अंदर सिंपल लैंग्वेज हो गई, क्लियर हो गई, और फॉर्मल लैंग्वेज हो गई, उसको यूज़ करते हैं ताकि ताकि जो हमारी रिपोर्ट है वो प्रोफेशनल लगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया रिवाइज एंड एडिट। तो रिवाइज एंड एडिट में क्या होता है, रिपोर्ट को चेक करो कि क्या क्लैरिटी है इसके अंदर, क्या इसका लॉजिकल फ्लो है। अब जैसे स्पेलिंग हो गई, ग्रामर हो गई, फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स को हटाओ। तो इन सबको एक बार एडिट करना होता है इसके अंदर हमको कि गलतियाँ वलतियाँ ना हो। अब जो इन्फॉर्मेशन यूज़ की है तो उसको प्रॉपर्ली साइड करो। जैसे कि कोई रेफरेंस हो गई, जहाँ से हमने रेफरेंस कहीं से उठाया है, उसको प्रॉपर्ली हमें लिखना होता है रिपोर्ट में कि ये चीज़ हमने यहाँ से उठाई है। ठीक है, तो दैट इज़ रिवाइज एंड एडिट। अब 8th पॉइंट हो गया फाइनलाइज एंड प्रूफ रीड। तो रिपोर्ट्स को थॉरोली चेक करो। अब विजुअल्स हो गए, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स हो गए, सही भी हैं उसके अंदर और क्लियर हैं ये या नहीं है, पहले हमें ये चेक करना होता है इसके अंदर। अब उसके और क्या आता है, मेक श्योर द रिपोर्ट मीट्स द रिक्वायर्ड गाइडलाइंस। अब जो रिपोर्ट की जो गाइडलाइंस होगी, फॉर एग्जांपल अगर रिपोर्ट हमें एक विद इन नंबर ऑफ वर्ड्स लिखनी है, सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स लिखनी है, तो उसकी लेंथ उतनी है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उस फॉर्मेट में हमने लिखी है, उसका क्या स्टाइल होना चाहिए, तो ये पूरी रिपोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो हुई है नहीं, ये चेक करना हो गया। तो आपके यही थे आपके स्टेप्स थे रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ टॉपिक नंबर 3, फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। तो फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट होता क्या है, पहले ये देखते हैं। जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि रिपोर्ट जो है वो ईजी टू रीड हो और समझने में भी ईजी हो। तो चलिए स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है टाइटल पेज। तो टाइटल पेज इसके क्या होता है, रिपोर्ट का टाइटल लिखते हैं यहाँ पे, जैसे अपना नाम लिखते हैं, ऑथर का नेम हो गया, ये सब लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखते हैं, जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लिख रहे हैं, और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करने की डेट भी लिखते हैं कि इस डेट को हमने रिपोर्ट सबमिट करी। तो यहाँ पे टाइटल पेज में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हो गया टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या हो गया, तो रिपोर्ट के मेन सेक्शंस और उनके पेज नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, रिपोर्ट के मेन सेक्शंस हो गए, उनके पेज नंबर होते हैं, वो सब लिखते हैं इसके अंदर। अब जैसे इंट्रोडक्शन पेज 1 पे है और कंक्लूजन पेज 10 पे है, तो वो सब ऐसे पूरा इसके अंदर लिखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर आएगा। अब नेक्स्ट हो गया एग्जीक्यूटिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट।
तो इसमें क्या होता है कि रिपोर्ट का ब्रीफ ओवरव्यू होता है, पहले पर्पस क्या है, उसके की फाइंडिंग्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये सब लिखते हैं। यूजुअली लाइक हाफ पेज हो गया, फिर एक पेज के अंदर हम इसको लिखते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी हो गई या फिर एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब फोर्थ आते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, रिपोर्ट लिखने का पर्पस बताते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, और रिपोर्ट का स्कोप बताते हैं कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है और क्या क्या इसके अंदर एक्सक्लूड किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं रिपोर्ट में, क्या क्या चीज़ें हमने एक्सक्लूड करी, तो रीडर को क्लियर आइडिया मिले कि रिपोर्ट किस बारे में है बेसिकली। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ द रिपोर्ट के बारे में। तो बॉडी ऑफ द रिपोर्ट क्या होती है, तो ये रिपोर्ट का एक मेन सेक्शन होता है। इसमें हेडिंग्स हो गई और सब हेडिंग्स हो गई, यूज़ करके फाइंडिंग्स करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और सपोर्टिंग डेटा जो होते हैं वो सब लिखते हैं इसके अंदर। विजुअल्स हो गए, चार्ट्स आपके हो गए, ग्राफ्स हो गए, टेबल्स हो गए, इसमें ऐड करते हैं ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ना वो क्लियर दिखे। अब जब हमने बॉडी लिख दी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं कंक्लूजन। तो रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो या फिर जो हमने फाइंडिंग्स है, तो उसको हमें समराइज़ करके लिखना होता है, तो वो होती है आपकी कंक्लूजन। अब इसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं डाल देते इसके अंदर, बस जो हमने प्रीवियसली जो हमने बॉडी के अंदर लिखा है, ओवरऑल जो हमारी रिपोर्ट में लिखा है, तो ये उसकी एक बेसिकली एक समरी होगी कंक्लूजन के अंदर। ठीक है, अब रिकमेंडेशंस हो गई, अगर ये इसकी नीड है तो रिकमेंडेशंस भी हम डाल सकते हैं। तो रिकमेंडेशंस में क्या होता है, रिपोर्ट के फाइंडिंग्स के बेसिस पर कुछ सोल्यूशन या एक्शंस बताते हैं। अब जैसे प्रोजेक्ट ए को कंटिन्यू करो क्योंकि ये सक्सेसफुल है। अब ठीक है, तो लेट सपोज वही है, इसके अंदर अगर हम जो भी हमने रिपोर्ट जिस बारे में लिखी है उससे कोई की फाइंडिंग्स निकल आती है कि हमें ये चीज़ करने से ये बेटर बेनिफिट होगा, ये चीज़ करने से नुकसान होगा, तो फिर उसको आगे जाके अब रिकमेंड करना कि हमने पूरी रिसर्च करी है, अब आप इसको इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि इससे हमें बेनिफिट होगा। तो दैट इज़ रिकमेंडेशंस, अगर इसमें नीडेड रिक्वायर्ड है तो। अब लास्ट हो गए रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी। तो रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जैसे जो सोर्सेज यूज़ किए हैं, जैसे हमने जो बुक पढ़ी है, कोई आर्टिकल्स पढ़े, कोई वेबसाइट पढ़ी है, उनको लिस्ट करके लिखना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे काफ़ी सारे स्टाइल्स भी होते हैं, इसके APA शिकागो हो गए जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, या कोई एकेडमिक स्टाइल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ आपका रेफरेंस हो गया एंड बिब्लियोग्राफी हो गया। अब हो गया अपेंडिसेस इफ़ नीडेड, अगर इसकी नीड है तो फिर जैसे एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया, जैसे रॉ डेटा, क्वेश्चनर, डिटेल टेबल्स को इंक्लूड करना। अगर हमने अपनी क्वेश्चनर लिए है कोई, ये सब चीज़ें ली हैं, तो उनके बारे में लिखना एक बार अपेंडिसेस करना, जिससे मेन रिपोर्ट जो है वो कंसाइज रहे। तो ये ऑप्शनल होता है, जब एक्स्ट्रा डिटेल्स नीड होती हैं, जब उनकी नीड होती है तो ये तभी डालते हैं। तो ठीक है, तो यही सब थे आपके 9 पॉइंट्स थे गाइज आप सबके फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिपोर्ट। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अब अच्छी प्रेजेंटेशन लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, तो सबसे पहले बात करते हैं यूज़ क्लियर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जो आपकी हेडिंग्स हैं उनको क्लियर होना चाहिए और वो सब हेडिंग्स भी एकदम क्लियर हों, ताकि उससे जो सामने वाला बंदा व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको ईजिली पढ़ पाए। उसके बाद पेज नंबर होने चाहिए, ताकि अगर हमें किसी पेज पे रिडायरेक्ट करना है, इससे हमें एक पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो हम काफ़ी इजीली उसको चीज़ को ढूंढ सकते हैं अगर हमें पेज नंबर हमारे पास होंगे। तो इंक्लूड्स पेज नंबर हो गया। नेक्स्ट हो गया यूज़ कंसिस्टेंट फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग। तो लाइक कुछ फॉन्ट्स होते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट हो गया, कैलिब्री हो गया, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे फॉन्ट हैं। तो कंसिस्टेंट फॉन्ट्स हमें यूज़ करें जिससे हम समझ भी पाएँ कि क्या लिखे, नॉर्मल पर्सन समझ पाए। और फॉन्ट्स हो गया, उसके बाद फॉन्ट का साइज़ हो गया, वो भी ढंग का रखें, और लाइन स्पेसिंग भी रखें, इनफ स्पेसिंग होनी चाहिए, कहीं बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। 2 लाइनों के बीच में जैसे नॉर्मल स्पेसिंग है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वही होना चाहिए। अब नेक्स्ट हो गया इंक्लूड विजुअल्स हो गए, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स हो गए, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे ये सब डालो। और लैंग्वेज होनी चाहिए वो फॉर्मल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं आपके टॉपिक फॉर रेफरेंसिंग के बारे में। तो जब हम रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो उस टाइम आप कई बारी दूसरे लोगों की बुक्स हो गई, आर्टिकल्स हो गई, वेबसाइट हो गई, तो उनका यूज़ करते हो, तो उनको रेफरेंसिंग कहते हैं। अगर हमने कोई और बुक यूज़ करी, हमने कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ करी कहीं से, तो दैट इज़ रेफरेंसिंग। मतलब उनको मेंशन करते हैं कि किसने वो इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ये 3 काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है दूसरों के काम को एक्नॉलेज करता है, दूसरों के काम को रिस्पेक्ट करता है, जो कि उनका क्रेडिट जो उनका डिजर्व करते हैं वो उनको मिल जाता है, एक्नॉलेजमेंट देते हैं हम उसको। उसके बाद हो गया प्लेगरिज्म से बचते हैं। तो प्लेगरिज्म क्या होता है, जैसे किसी का कंटेंट पूरा कॉपी करना, तो उससे ऐसा नहीं हो सकता कोई, तो उससे हम बच जाते हैं कि हम जो है रिपोर्ट हमारी ओरिजिनल है, बस हमने कुछ कंटेंट आपसे लिया हुआ है, तो हम ये क्लियरली बता देते हैं।
तो रीडर्स को हेल्प करता है कि वो सोर्सेज चेक कर सकें। तो अगर ऐसे हमारी रिपोर्ट के अंदर अगर कोई भी चीज़ उनको लग रही है कि ये चीज़ है भी या नहीं, तो उनको अगर कंफर्म करना है, तो अगर हमने रिसोर्सेज दिए हुए हैं कि हमने बताया ये चीज़ हमने यहाँ से लिया, तो लोग खुद जाके भी वो चीज़ चेक कर सकते हैं। तो दैट इज़ अलाउइंग रीडर्स टू लोकेट योर रिसोर्सेज। अब बात करते हैं इसके अंदर APA स्टाइल क्या होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता क्या है। अब ये भी टाइप ही है, इसके अंदर 2 टाइप पढ़ेंगे हम रेफरेंसिंग के, दैट इज़ APA एंड शिकागो मैनुअल। तो सबसे पहले APA स्टाइल पढ़ते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये क्या होता है, APA स्टाइल एक राइटिंग और साइटेशन गाइड है, ठीक है। तो मेनली सोशल साइंस हो गई, जैसे साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, बिजनेस, तो इन सब जगह ये यूज़ होता है। तो ये क्या होता है, ये स्टाइल रिपोर्ट को क्लियर, कंसाइज और ऑर्गेनाइज बनाता है, ठीक है। तो दैट इज़ आपका APA स्टाइल ये था। अब इसके की फीचर्स के बारे में बात करें तो की फीचर्स इसके अंदर क्या होंगे। अब जैसे इन टेक्स्ट साइटेशन जो होती है वहाँ पे ऑथर डेट फॉर्मेट यूज़ करता है। अब जैसे एग्जांपल अगर देखें तो उसे एग्जांपल हो गए इसके, एग्जांपल इन टेक्स्ट साइटेशन में, जैसे एग्जांपल इसका है स्मिथ 2022 और स्मिथ 2022 P.45। तो अगर ऐसे एग्जैक्ट पेज नंबर देना हो तो हम ये लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी लिख सकते हैं। अगर नाम होगा कोई, जैसे हमने कहीं से कोई चीज़ ली है, अभी हमने यहाँ से इनसे ली है, स्मिथ से ली है, और 2022 का कोई आर्टिकल है, कोई रेफरेंस है वहाँ पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्मिथ 2022 फॉर डायरेक्ट कोट्स, जो कोट्स डायरेक्ट होते हैं उनके लिए, ठीक है। स्मिथ की 2022 की बुक से हमने ये कोट लिया है। और अगर हमने कोई डायरेक्ट कोई पेज से, जैसे रिपोर्ट की कोई किसी पेज से डायरेक्ट कोट लिया है, तो उसके लिए ये वाला हो गया सेकेंड वाला। अब हो गया नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जाम्पल रेफरेंस लिस्ट एंट्री। तो रेफरेंस लिस्ट एंट्री हो गई, जैसे हमने कोई बुक है, बुक हो गई लेट सपोज स्मिथ की हो गई, कोई बुक की हो गई, तो और हमने बिजनेस रिसर्च मेथड्स न्यूयॉर्क मैकग्रो-गिल, तो हमने ये वाली कोई बुक से रेफरेंस लिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बुक है, बिजनेस रिसर्च मेथड इसका सब्जेक्ट है, ये बुक हो गई कोई 2022 की बुक है, तो हम पूरा इसको ऐसे बना के लिख सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब कोई अगर जर्नल आर्टिकल अगर हमने लिया तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जर्नल आर्टिकल अगर है तो उसको यहाँ से ऐसे लेकर के ऐसे ब्राउन L हो गया। 2021 की कोई बुक है, उसने ये इसके रिगार्डिंग ये बुक थी, तो जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स जो है वहाँ से हमने लिया है, कोई इसके अंदर ये हो गए पेज नंबर वगैरह हो गए कि हमने ये सब पेजेस लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके टिप्स क्या होती हैं, बुक और जर्नल टाइटल जो होते हैं वो इटैलिक में लिखो। तो यूजुअली आपने देखा होगा, विकिपीडिया पे देखा होगा आपने, यूजुअली ये सब चीज़ें जो होती है इटैलिक में लिखी होती है। तो टाइटल में सिर्फ पहला वर्ड और सब टाइटल का पहला वर्ड कैपिटल होता है सेंटेंस केस में, ठीक है। तो टाइटल का पहला वर्ड और सिर्फ पहला वर्ड और सब टाइटल का पहला वर्ड ही कैपिटल होता है, ठीक है। हमेशा ईयर ऑफ पब्लिकेशन मेंशन करो, तो हमेशा इसके अंदर मेंशन करना होता है कि कौन से ईयर में, जैसे 2022 में, 2021 में, तो ऑलवेज इंक्लूड करना होता है इसको। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, ऑल्सो नोन एज CMS। तो ये क्या होता है, ये एक गाइड बुक है, तो जिसमें राइटिंग होगी, एडिटिंग हो गई, फॉर्मेटिंग का डिटेल्ड गाइडेंस दिया होता है। अब एकेडमिक पेपर्स हो गए, बुक्स हो गए और आर्टिकल्स लिखने में ये स्टाइल काफ़ी यूज़ होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये देखते हैं, हिस्ट्री में, बिजनेस में, सोशल साइंस में, ये काफ़ी जगह से यूज़ होता है। उसको बनाता कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, शिकागो प्रेस ने इसको पब्लिश किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस ने इसको पब्लिश किया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस। अब बात करते हैं इसके अंदर नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी इसके। तो इसके अंदर क्या होता है, टू इसके 2 मेन सिस्टम होते हैं, पहले नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, रिपोर्ट या पेपर के टेक्स्ट में सुपरस्क्रिप्ट नंबर होगा। सुपरस्क्रिप्ट नंबर आपने जैसे देखा होगा, से यहाँ पे यूज़र लिखा है, यूज़र के ऊपर हल्का सा मैं ऊपर यहाँ से 1 लगा दूँ ऊपर, तो वो हो गया सुपरस्क्रिप्ट, जो कि नॉर्मल 1 नहीं है। नॉर्मल ऐसे हमने पूरा नहीं लिखा हुआ, बस जस्ट इसके जस्ट ऊपर ऐसे लिखा हो, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट नंबर यूज़ करके फुट नोट्स या एंड नोट्स देते हैं, ठीक है। तो यूज़ फुट नोट्स एंड एंड नोट्स, और हर नोट में सोर्स का डिटेल लिखते हैं कि ये हर जो भी हमने नोट लिखा है उसके अंदर सोर्स जो है उसको इन डिटेल हम लिखेंगे। नेक्स्ट हो गया ऑथर डेट सिस्टम, तो सिमिलर टू APA बट स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मेटिंग। तो ये सिस्टम APA के स्टाइल जैसा होता है, टेक्स्ट में ऑथर और डेट लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में क्या होता है, ऑथर और डेट लिखते हैं, और बिब्लियोग्राफी के एंड में डिटेल लिखते हैं। तो ये कहता है ऑथर डेट सिस्टम, ये कहता है। उसका एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इन साइटेशन एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर जैसे ऑथर डेट का होगा। अब यहाँ पे ये स्मिथ ऑथर है
ऑथर की कौन सी बुक है, 2022 की बुक थी और डेट हो गई और बाकी फिर ये हो गया। तो ऑथर डेट ये कहता है, ऑथर डेट सिस्टम यही है। इसके अंदर मतलब है स्मिथ का नाम है 2022 में लिखा है, पेज 45 से लिखा है। तो दैट इज़ एग्जाम्पल इन टेक्स्ट साइटेशन। नेक्स्ट हो गया एग्जाम्पल बिब्लियोग्राफी एंट्री का। क्या एग्जाम्पल हो गया, ऐसे स्मिथ हो गए तो ये स्मिथ ने लिखा है, स्मिथ का नाम आ गया, जॉन का आ गया नाम, ये सब्जेक्ट आ गया बिजनेस रिसर्च, ये बुक आ गई जो भी इनकी थी और कौन सी ईयर की थी, 2022 की थी, तो ऐसे यहाँ पे ये आ गया। अब एग्जाम्पल नोट के बारे में बात करें, जो ऑल्सो नोन एज एनबी सिस्टम। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जॉन ए लिखा है ना, जॉन ए, तो यहाँ पे हमने क्या लिख रहा है, सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करो। तो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर ये जो 1 है ये ऊपर आ जाएगा, ये जो पूरा यहाँ पे 1 है ये ऐसे नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे जॉन के जस्ट ऊपर ऐसे 1, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे 1 आ जाएगा, तो 1 जॉन ए। बिजनेस रिसर्च मेथड्स हो गया, वही अगेन न्यूयॉर्क की बुक है, वही है न्यूयॉर्क मैकग्रॉगल जो बुक है, उसके बाद 2022 के अंदर लिया पेज नंबर 45, 2022 की बुक पेज 45। तो यही है उसके अंदर टिप्स। अगर देखें तो फॉर फुट नोट्स की टिप्स हैं, फुट नोट्स एंड नोट्स में सुपर स्क्रिप्ट नंबर यूज़ करो, जैसे 1 2 3 हो गया। जैसे ये 1 है, अगर हमने इसके बाद और भी लिया तो सेकंड लिखेंगे, ऊपर 2 लिखेंगे, फिर पूरा टेक्स्ट लिखेंगे, फिर ऊपर 3, फिर पूरा टेक्स्ट ऐसे लिखेंगे। उसके बाद बिब्लियोग्राफी इज़ यूजुअली सिंगल स्पेस विद अ ब्लैंक लाइन एंट्रीज। तो बिब्लियोग्राफी में यूजुअली सिंगल स्पेस लिखो और हर एंट्री के बीच में एक ब्लैंक लाइन छोड़ो। अब जैसे बिब्लियोग्राफी में हमने एक चीज़ फॉर एग्जांपल ये लिखी, एक चीज़ ये लिखी, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट चीज़ लिखी, फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट चीज़ लिखी, तो उसको ऐसे लिखते हैं। और शिकागो स्टाइल जो होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एनबी और ऑथर डेट सिस्टम चूज़ कर सकते हो। तो आपको अगर एनबी डेट करना है या फिर अपना ऑथर स्टाइल करना है, ऑथर स्टाइल सिस्टम करना है, तो आप उनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड। ठीक है, अब इसके लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ एथिक्स इन बिजनेस रिसर्च। तो एथिक्स इन बिजनेस रिसर्च होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो जब हम बिजनेस रिसर्च करते हैं तब एथिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एथिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होना, और मतलब इसका ये है कि रिसर्च को रिस्पॉन्सिबली और ऑनेस्टली करना, और लोगों को जो होता है फेयरली ट्रीट करना, तो डेटा को एक्यूरेटली और ऑनेस्टली प्रेजेंट करना चाहिए। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो उसका पहला स्टेप इसके अंदर हम कहेंगे दैट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पहली चीज़ इसके अंदर होगी दैट इज़, इसके अंदर क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च के बारे में पहले से बताओ, जैसे कि रिसर्च का पर्पस क्या है, मेथड क्या है, और कोई भी इससे रिलेटेड जो रिस्क है पार्टिसिपेंट्स को जो भी होंगे उनको पहले से पता चलना चाहिए। उनका वॉलंटरी कंसेंट होना चाहिए, मतलब अपनी मर्ज़ी से वो कहें कि वी वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस मस्ट बी वॉलंटरी, बिना किसी प्रेशर के हो गए, बिना किसी डिसेप्शन के हो गए, कोई हम फॉल्स चीज़ें कह के वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद वॉलंटर करने चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो पार्टिसिपेंट के पर्सनल डेटा होगा, जैसे नाम हो गया, अगर हमने उनका एड्रेस लिया तो ये हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर लिया तो फ़ोन नंबर हो गया, तो उन सबको प्राइवेट रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना, उनकी प्राइवेसी जो है ये सब है, तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ मेंटेन करना। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डेटा लीक हो गया किसी और के पास पहुंच जाए, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बिना उनकी परमिशन को किसी को डाटा शेयर नहीं करना। अगर जैसे काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि डाटा शेयर कर देती हैं विदाउट द परमिशन, तो दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो अगर हो सके तो एनोनिमस डेटा यूज़ करो या फिर कोड नंबर दो, ठीक है, अगर इफ़ पॉसिबल। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें क्या होता है, जो डेटा कलेक्ट किया होता है जैसे है वैसा ही रिपोर्ट करो। जब डाटा को फैब्रिकेट, मतलब डाटा खुद मत ऑल्टर करो, चेंज मत करो। जो हमारे पास रिपोर्ट का डाटा आया है, कलेक्ट किया हमने, उसी के बेसिस पे हम करेंगे नए रिसर्च। तो जो रिजल्ट्स मिले हैं ना, वो सच सच दिखाने चाहिए, चाहे वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें या फिर नहीं करें। तो रिजल्ट जो होते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किए थे जैसे वैसे हैं, या अगर थोड़े चेंजेस भी हैं तो उस हिसाब से भी हमें दिखाना चाहिए पूरी ऑनेस्टी के साथ। फोर्थ हो गया अवॉइड प्लेगरिज्म। अवॉइड प्लेगरिज्म क्या होता है, अगर आपने किसी और की बुक, आर्टिकल या वेबसाइट का आइडिया लिया है, उनके वर्ड्स लिए हैं या फिर डेटा लिया है, तो प्रॉपर रेफरेंस करो। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एपी और शिकागो स्टाइल में, तो किसी का नाम हो गया, अपने नाम को बता के मत लिखो। अब जैसे यहाँ पे अगर जैसे हमने देखा था स्मिथ 2022 है, तो स्मिथ उसका ऑथर है, उसने 2022 में बुक दी थी, कॉमा पेज नंबर 45, तो उस पेज से वो रेफरेंस हमने वहाँ से लिया है, तो पूरा क्रेडिट देना चाहिए ऑथर्स को। ठीक है, तो अवॉइडिंग बायस क्या होता है, अपनी पर्सनल ओपिनियन हो गई, जो हमारी खुद की पर्सनल ओपिनियन ना,
पर्सनल ओपिनियन इंटरेस्ट को रिसर्च के इफेक्ट में मत होने दो। तो डेटा की ऑब्जेक्टिविटी हो गई, कलेक्ट करो डेटा को, कलेक्ट करो और इंटरप्रेट करो। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उसके बारे में क्लियर बता दो। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर होना नहीं चाहिए, अगर कोई है भी तो उसको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स। तो रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स के कल्चरल बिलीव्स हो गए, उनकी वैल्यूज़ हो गई, उनको रिस्पेक्ट करना, उनकी फीलिंग्स हो गई, उनकी डिग्निटी हो गई, उन सब का ध्यान रखना। जैसे कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कि किड्स हो गए या फिर कुछ सीनियर सिटीजन्स हो गए, तो उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना। अब जैसे सर्वे में सेंसिटिव क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट के साथ पूछो, तो दैट इज़ रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लायंस विद लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्या होता है? गवर्नमेंट हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, प्रोफेशनल बॉडीज़ के लॉज और एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करो। ठीक है, अब जैसे जहाँ पे भी कोई नीड हो एथिक कमेटी की या रिव्यू बोर्ड की, तो बोर्ड की अप्रूवल लो। ठीक है, तो अगर इसके अंदर वही है, अगर रिसर्च में हमें ह्यूमन पार्टिसिपेशन है तो इंस्टीट्यूशनल जो रिव्यू बोर्ड है उनको वहाँ का अप्रूव लेना इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दैट इज़ बेसिकली आपका यही हो गया कि आपका यहाँ पे सिलेबस एंड हो जाता है। 7th पॉइंट आपका था कंप्लायंस विद लीगल इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स, एंड इसके बाद अब आपका सिलेबस यहीं ख़त्म होता है BRM का। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स इसके पूरे अवेलेबल हैं, मैंने उसको लिंक दे दिया आपकी डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।